में यह तुम लोगों को समझाए थे कि ब्रिटिश हुकूमत का इसके पीछे का नीयत क्या था। हमने ये साफ शब्दों में बतलाया था कि ब्रिटिश हुकूमत का चरित्र यह नहीं था कि भारतीयों के हाथों में जरा सा भी अधिकार दिया जाए। ब्रिटिश हुकूमत का नीयत यही है कि जो आज़ादी हम लोगों को कल देना है वो आज़ादी हम लोगों को कैसे टाल देना है। मतलब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पीछे की मानसिकता बिल्कुल साफ थी, आज़ादी नहीं देने का एक पुरजोर उपाय था। पिछले क्लास में साफ शब्दों में तुम लोगों को हम समझाए थे कि 1935 के अधिनियम में मूलतः उसने ऐसे ऐसे अधिकार दिए जिसने भारतीयों को चौंका दिया। जैसे राज्यों की संपूर्ण सत्ता भारतीयों के हाथों में दिया जाना। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण यह उठाया जाना कि अधिकार भारतीयों के हाथों में, राज्यों की संपूर्ण सत्ता, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाना। मतलब अब जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो वाकई सच्चे अर्थों में शासक होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई जोर दबाव नहीं होगा। तो यार अब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चौंक गई थी। चौंकने का कारण भी था कि एकाएक हुकूमत के पास इतनी दरिया दिल्ली आने के पीछे का कारण क्या है। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, गौर से सुन लो, गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस रूपी संगठन किसी भी कीमत पर भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार करे। कारण साफ था, एक एहसास था अंदर से कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ जरूर होगी। 1935 के अधिनियम के पर्दे के पीछे की कहानी यही थी कि कैसे कांग्रेस रूपी संगठन को टुकड़ों में बांट दिया जाए, कैसे नेशनल इशू को ला करके क्षेत्रीय इशू में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी था जो हर हाल में, हर परिस्थिति में 1935 के अधिनियम को स्वीकार करने को तैयार था। और इसी का परिणाम हुआ कि जब स्वीकार किया गया तो राज्यों में चुनाव हुआ, और जो चुनाव हुआ उन दिनों हिंदुस्तान में 11 प्रांत हुआ करते थे। उन 11 प्रांतों में 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 प्रांत में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी, और 2 प्रांत में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी। ध्यान रखना, कंपटीशन में जान है ये 2 अलग अलग पार्टी। उसमें एक आ जाता है पंजाब। पंजाब में जिस पार्टी की सरकार थी वो पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, और यहाँ का जो बॉस था वो है सिकंदर हयात खान। तुम लोग कुछ नहीं करना, कंप्यूटर टैब पर दिमाग में रखना यूपीएस। क्या वर्ड बोले? यूपीएस। इसको पढ़ोगे कैसे? यूनियनिस्ट पार्टी फॉर पंजाब। क्या बोले हम? यूनियनिस्ट पार्टी फॉर पंजाब, सिकंदर हयात खान। यूनियनिस्ट पार्टी फॉर पंजाब, सिकंदर हयात खान। यूनियनिस्ट पार्टी फॉर पंजाब, सिकंदर हयात खान। डन है यहाँ तक? यूनियनिस्ट पार्टी फॉर पंजाब, सिकंदर हयात खान। बंगाल में जिस पार्टी की सरकार बनी उसका नाम है कृषक प्रजा पार्टी, और इसका सुप्रीमो बना फजलुल हक। क्या बोले? फजलुल हक। क्या बोले? फजलुल हक इसके मुख्यमंत्री बने। अब तुम्हारा आता है ये 2 प्रांत क्लियर हो गया। बाकी देख लो, बंबई के मुख्यमंत्री बने बीजी खरे। क्या नाम है? बीजी खरे। ध्यान रखना, बीजी खरे, इसमें भी गड़बड़ाओगे। मध्य प्रांत का बने थे एनबी खरे, इसमें भी गड़बड़ाओगे क्योंकि 2 एक साथ है, बीजी खरे एनबी खरे साथ साथ देगा, इसलिए कोड दिमाग में रखना बीबी। बी फॉर बम्बई, बी फॉर बीजी खरे, और एमएन, एन फॉर मध्य प्रांत, एन फॉर एनबी खरे। और संयुक्त प्रांत के कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत के कौन हो गए? बिहार के श्री कृष्ण सिंह जान रहे हो? बिहार के श्री कृष्ण सिंह, बिहार के बिहार के बिहार के बिहार के बिहार के संयुक्त प्रांत के कौन हो गए? गोविंद बल्लभ पंत। और 3 प्रांत ऐसा था जहां मद्रास के राजगोपालाचारी, मद्रास का कौन हो गया? राजगोपाल। तो नामे से स्पष्ट है यार, राजगोपालाचारी मद्रासी नाम है, राजगोपालाचारी मद्रासी नाम है। कृष्ण सिन्हा कहाँ के हो गए? बिहार के। कृष्ण सिन्हा कहाँ के हो गए? बिहार के। डन है यहाँ तक? 3 प्रांत वो कौन कौन था जहां पर जो कांग्रेस के सहयोग से बना? तो 3 प्रांत में एक आ जाएगा उड़ीसा। कौन आ गया?
उड़ीसा एक आ गया, सिंध कौन आ गया, सिंध एक। उड़ीसा का था, ये था BN दास, कांग्रेस। उड़ीसा में सीधा था BN दास, BN दास पैटर्न मान खूब चलता है यार, इसके दिमाग में रखना। उड़ीसा का भी 3 प्रांत, वो प्रांत जहाँ कांग्रेस के सहयोग से मिली जुली सरकार थी, कांग्रेस के सपोर्ट से था, उसमें आ जाता है कौन कौन, उसमें आ जाता है आसाम, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। क्या क्या बोले, सिंध, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। डन है। अच्छा, सिंध का कौन हो गया, तो सिंध का है अल्लाह बख्श, सिंध का कौन है, अल्लाह बख्श। उत्तर पश्चिम प्रांत का खान साहब, और तुम्हारा असम का आ गया सादुल्ला, और आगे चल कर के बन गए थे गोपीनाथ बारदोलोई। ये सरकारें चली कब तक, तो 1939 तक चली। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, और जब अंग्रेज ड्रामा बतियाना आरंभ किया कि भारतीय अपना शासन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम भारत पर शासन कर दे रहे हैं, मतलब अंग्रेज एहसान थोपना आरंभ करता है। इसका परिणाम क्या होता है, भारतीयों को लग गया कि आस्था नहीं, अब जंग होगा, युद्ध महाभीषण होगा, अब हम लोगों को सत्ता का लोभ छोड़ देना चाहिए। यही कारण था कि 1939 में जहां कांग्रेस की सरकार थी, इस्तीफा दे दिया, और जहां समर्थन था वो समर्थन उसने वापस ले लिया। तब ब्रिटिश हुकूमत को पसीना आना आरंभ होता है। यहीं पर ध्यान रखोगे, 8 अगस्त, क्या वर्ड बोल रहे हैं, 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव दिया, जो प्रस्ताव कहलाया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। इस 1 अगस्त प्रस्ताव में आजादी से कम लेकिन आजादी के करीब 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 सारा प्रपोजल था, लेकिन भारतीयों को अब आजादी के अलावा दूसरा कुछ और चीज नहीं चाहिए। जब इसको ठुकरा दिया गया तो यहीं पर चलता व्यक्तिगत सत्याग्रह, हिस्ट्री का चीज है, उस पर विशेष डिस्कशन करेंगे। अंत में 8 अगस्त 1942 को, ध्यान रखोगे 8 अगस्त 1942 को, ये 2 डेट में कंफ्यूजन होता है यार। इस बीच में क्रिप्स को भी प्रपोजल दिया गया था, दिया था, उसमें आजादी थी, लेकिन उसमें एक वर्ड बड़ा घातक वर्ड था कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ति ब्रिटिश हुकूमत करेगी, और इस चीज को कभी भी कोई स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। परिणाम यह हुआ कि क्रिप्स के प्रस्ताव पर इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अगर हमको आज़ादी हमारे अपने शर्तों पर नहीं मिली, अगर हमको आज़ादी हमारे अपने शर्तों पर नहीं मिली, तो हम क्रिप्स के प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पहले हमारी शर्तों का हम अपना गुंजाइश तलाशेंगे। और यही गुंजाइश तलाशा जाना आरंभ होता है, लेकिन बात नहीं बनी। इसी क्रिप्स प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दिवालिया होने वाले बैंक का, क्या वर्ड था, दिवालिया होने वाले बैंक का, वर्ड क्या है, दिवालिया होने वाले बैंक का। ये दोनों लाइन को कंपटीशन में गर्दा उड़ा पूछता है। जब बात नहीं बनी, भारत में जापानी आक्रमण का खतरा चरम पर है। जापानी हवाई जहाज के बेड़े जो हैं आसमान में मंडराना आरंभ करता है, परिस्थितियां बद से बदतर होने को आतुर है। उन्हीं परिस्थितियों में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा, जो कहलाता अगस्त क्रांति। क्या कहलाया, अगस्त क्रांति। ध्यान रखोगे, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति दोनों अलग है। अगस्त प्रस्ताव देगा तो 8 अगस्त 1940 होगा, और अगस्त क्रांति देगा तो 8 अगस्त 1942 होगा। और 8 अगस्त 1942 को जो क्रांति छिड़ी, वो क्रांति कोई मामूली क्रांति नहीं थी। हाँ, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी युद्ध के रूप में जाना जाता है। हुकूमत को भी ये एहसास हो चुका था कि अब भारतीयों को आज़ादी देना ही पड़ेगा। यही कारण था कि आगे चल करके भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल को लाया गया, और लॉर्ड वेवेल ने 1945 में शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जो सम्मेलन कहलाता है शिमला सम्मेलन। ध्यान रखना यार, ये सब टॉपिक पॉलिटी का इसलिए टफ फट माना जाता है, क्योंकि अगर मास्टर को हिस्ट्री का नॉलेज है तभी डिक्टेट कर पाएगा।
नहीं सोचेगा कि पॉलिटिक पढ़ के पॉलिटिक को पढ़ा दे तो उसके बस का रोग नहीं है, इसलिए यहाँ सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। तो वेवेल ने क्या कहा, शिमला में सारे भारत के राजनीतिज्ञों को बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाई और वेवेल ने यही कहा कि यार हम तुम लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, तुम आज़ादी ले लो, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम शासन करोगे कैसे, ये तो क्लियर कर दो। ध्यान रखना, आज़ादी का मतलब भारत से अंग्रेजों का चला जाना नहीं है। भारत में उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग पार्टी है, ये मत सोचना अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है। हिंदू महाजन सभा भी है, मुस्लिम लीग भी है, कांग्रेस भी, हर किसी को सत्ता चाहिए और हर किसी का अपना अपना फिलोसफी है। हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महाजन सभा करता है क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया थी हिंदू महाजन सभा। मुस्लिम लीग बना था इसलिए हिंदुओं ने हिंदू महाजन सभा बनाया था, तो उसका एक अपना थॉट है। मुस्लिम लीग को एक मुस्लिम राष्ट्र की संकल्पना पर शुरू से ही आधारित है। अगर केवल अंग्रेज चल जाता तो भारत में लाश का मार खड़ा हो जाता, परिणाम यही होता कि आज़ादी बड़ी महंगी पड़ती, खूनी क्रांति होता और आज़ादी मिलती या नहीं मिलती या कह पाना भी बड़ा मुश्किल था। वेवेल का कहना महज इतना था कि मैं जा रहा हूँ, तुम उस पवित्र ग्रंथ के कैसे बनाओगे जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, भारतीय कम्युनिस्ट हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महाजन सभा हो, जिसको हर कोई स्वीकार करेगा, केवल परफॉर्मा हमको बदला दो। जान के आश्चर्य लगेगा कि इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि एक प्रपोजल दिया गया कि आम जनता चुने, उन लोगों को चुने जो लोग भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ये लैंग्वेज बुझाया, आम जनता चुनेगी, उन लोगों को चुनेगी जो लोग भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, तो भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, उन लोगों को चुनना था। यहाँ पर घटना क्या घटित होता है कि कुछ सीट जनरल का होगा, कुछ सीट मुसलमान का होगा, कुछ सिख का होगा, कुछ ईसाई का होगा। तो ये लोग जो चुन के आएंगे यार, वो ऑर्गेनाइजेशन तो धर्मनिरपेक्ष होगा, क्योंकि संगठन में किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गया कि जितना मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसको हम ही चुनेंगे। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जितना उम्मीदवार मुसलमान को चुना जाना है उसको मुस्लिम मान से ही भरा जाएगा, मुस्लिम उम्मीदवार से ही भरा जाएगा, लेकिन जनता डिसाइड करेगी कि वह मुस्लिम कैंडिडेट किस पार्टी का होगा, कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार होगा कि मुस्लिम लीग का होगा कि कांग्रेस का होगा कि तुम्हारा अन्य पार्टी का होगा। लेकिन जो सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम होगा वो मुसलमान से ही भरा जाएगा। अंत में जिद पर अड़ा रहा मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण अंततः ये सम्मेलन असफल रहा। तब ब्रिटेन से कैबिनेट दर्जे के 3 मंत्री को भेजा गया। नाम क्या है? क्रीप्स, ध्यान रखना, गर्दा उड़ा के पूछता है। क्रीप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। क्रीप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 को भेजा गया। चूंकि ये तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे, इसलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन योजना। ध्यान रखना, इसका काम क्या था? इसका काम था, ठेठ में हम बोल रहे हैं, उन लोगों को चुनना जो लोग भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, जो लोग भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। एक क्राइटेरिया रखा गया कि 10 लाख की जनता पर एक सीट होगा। तो यार किस राज्य में कितनी जनता है ये स्पष्ट है, तो कितना सीट बनेगा ये स्पष्ट है। तो जनता नहीं चुना, ये मनोनीत किया गया राज्य के विधानसभा से। और इस प्रकार जो काम भारतीयों को करना चाहिए, जितनी तड़प और जितनी ललक भारतीयों को भारत की आज़ादी की थी, जब अंग्रेज आज़ादी देने को आतुर हुए तो उस चीज़ को संभाल पाना भारतीयों के बलबूते के बाहर की बात हुई। ध्यान रखना,
तो उस वक्त ये काम किया था यही तीनों ने, जो कौन योजना कहलाया, कैबिनेट मिशन योजना। आज इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। किसका हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। और इसी संविधान सभा, यहाँ देख लो वन है सभा, तो सभा है तो एक आदमी होगा, ढेरे होगा। इसमें जान लो 389 मेंबर को चुना गया। कितने मेंबर को? उस वक्त भारत के विभाजन की कोई लकीर नहीं थी यारा। आगे चल करके भारत के विभाजन की लकीर निर्धारित कर दी गई। आगे चल करके भारत के विभाजन की लकीर निर्धारित कर दी गई। और जब भारत के विभाजन की लकीर निर्धारित कर दी गई, ध्यान रख लेना, जब बंटवारा हो गया तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे संविधान सभा में वो अलग हो गए, तब बचे हुए सदस्यों की संख्या हुई 299। लेकिन जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। मैंने कुल मिलाकर के 3 साल में 13 दिन कम, 3 साल में 13 दिन। तो उसमें जो बचा हुआ मेंबर था वो था 284 मेंबर जीवित मेंबर पर आया। अब सवाल होता है कि 389 मेंबर जो थे, वो 389 मेंबर जब पहली बार आए संविधान सभा में, अब संविधान सभा बोलेंगे तो लगा बेटा होगा कुछ लोकसभा। उस वक्त चूंकि संविधान बना रहा था इसलिए क्या कहलाया? संविधान सभा। अब चूंकि आम जनता वोट दे करके भेजती है इसलिए लोगों की सभा अर्थात लोकसभा कहलाया। लोगों की सभा अर्थात लोकसभा कहलाया। ये फरियाया, हाँ या ना? तो संविधान सभा का मूल काम क्या है? भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करना। तो मेंबर कितने थे? 389। तो पहला दिन बैठा 9 दिसंबर 9/12/1946। तो हुआ कि आज का अध्यक्षता कौन करेगा? तो यार सब कोई चाहेगा इतिहास के पन्ने में अमर हो जाए। तो कहा कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वही बैठेंगे, और सबसे सीनियर मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब तक रहेंगे? ये तब तक रहेंगे जब तक कि कोई परमानेंट अध्यक्ष को चुन ना लिया जाए। तो पहला हो गया कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो गए? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि ये कब तक के लिए थे? तब तक के लिए थे जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष चुन न लिया जाए। फिर 2 दिन बाद बैठक हुआ 11 तारीख 11/12/1946, और यही परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फरिया गया। अब संविधान सभा का अध्यक्ष पगला टाइप पे मत करना। ठेठ में अभी जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है वहीं पर कुर्सी पर बैठना है। बाकी जितना 389 मेंबर है प्रत्येक दिन काच मच होगा कोई एक टॉपिक पर, और जिस टॉपिक पर बहस होगा अंत में उस पर वोटिंग होगा। और वोटिंग ध्यान रखना साधारण बहुमत, कोई विशेष बहुमत नहीं। साधारण बहुमत से जिस बात पर सहमति बन जाएगी उसको लिख लिया जाएगा और भारत के संविधान में उसको जगह दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? अब संविधान बनने की प्रक्रिया आरंभ। ठीक 2 दिन बाद, खाली दिमाग में रखना, 2 दिन का खेला है। 9 के 2 दिन बाद, 11 के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद 13/12 हो जाएगा। यहीं पर लाया गया प्रस्तावना। क्या लाया गया? हाँ, यहीं लाया गया प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब छटपटा मत, स्थिर रहो। प्रस्तावना का मतलब हुआ ठेठ में आईना, कि हम किस प्रकार का संविधान बनाने जा रहे हैं। बात को समझना। जैसे घर बनता है तो नक्शा बनता है ना, तो वही नहीं कहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के बाद ही बर्बाद करेंगे। बात समझना। अरे अटपट है, जानता है सब प्रस्ताव रट ले है नहीं ना, तब फिर झूठू मुंह का रिपोर्ट है। लेकिन ये जाना है कि हम भारत के लोग मतलब भारत के संविधान को लिखे जाने का स्रोत भारत की जनता है। ये मत सोचना अब आपकी जनता गई थी क्या संविधान बनाने, उसके जनप्रतिनिधि थे। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व मतलब
संपूर्ण तोरा दिल यार तोरे दिल से। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। आंतरिक मामला हो, बाह्य मामला हो, किसी मामले में कभी भी किसी से सलाह तलाह लेकर के कोई काम नहीं करेंगे। मेरा देश, मेरी आजादी, मेरा निर्णय। हाँ, दिल तो साफे है। आएगी दौड़ खी 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 करके क्या करेगा लोग। अभी तक सोच ही रही हो, और इतना जल्दी नशा उतर भी गया, मतलब हम डांटे कम थे। ना ही बोनस तो ना कुछ नहीं, डंटा रहता फरेटिन तो डंगा डंगा मारे निकले नहीं था। उससे ज्यादा खराब था, जितना सोच रही उससे ज्यादा खराब था। कैसे लगा? लगा कि कोई मारा है और भाग गया, तुम जान बचाने के लिए इधर कूद रही हो। तो यहाँ तक फरिया गया से बोल। तो ये प्रस्तावना में यही प्रस्तावना लाया था किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब बेटा यहाँ की तपन दो चीज में पूरा आइटम मिलेगा। एक में मिलेगा 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को इसको पारित कर दिया गया। ये तो किताब में मिलेगा, ज्यादातर सेट में भी मिलेगा। लेकिन सुभाष कश्यप में मिलेगा 22 जनवरी। दोनों दिमाग में रख लेना, क्योंकि एक में मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ोगे जो नहीं बताए रहेंगे लगेगा मास्टर ठगाई। दोनों किताब में मिलेगा, दोनों दिमाग में रख लेना। एक में लिखेगा 22 जनवरी, एक में लिखेगा 22 दिसंबर। ओके हो? तो चलो माना कि लोग भारत के संविधान को बनाने के लिए बैठे, भारत को संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। कब? 24 जनवरी 1946 को। कब बनकर तैयार हो गया? 24 जनवरी 1946 को। नहीं बोल रहा है यार। 24 जनवरी 1946 को इस प्रकार भारत का संविधान बनकर के इसका 24 जनवरी नहीं यार, नहीं 26 नवंबर 1946 1949 26 नवंबर 1949। हाँ, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। कब पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। डन है यहाँ तक? हाँ या ना? तो इस प्रकार तुम्हारा भारत का संविधान जो है वो बन करके तैयार हो गया। और इसमें कुल 114 दिन पास हुआ था। ध्यान रखो, 114 दिन क्या हुआ था? पास हुआ था। कितने दिन? जैसे संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो उस दरमियान में कितने दिन बैठक हुई? तो 114 दिन वहां पर बैठक हुआ। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार संविधान सभा में महिला सदस्य कौन कौन थी? तो ध्यान रखना, महिला सदस्य में आता है सरोजिनी नायडू, तुम्हारा श्री हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। तुम लोग ठेठ में दिमाग में रखना, नायडू मेहता देशमुख। क्या क्या बोले? नायडू मेहता देशमुख, नायडू मेहता देशमुख, नायडू मेहता देशमुख, नायडू मेहता देशमुख। डन है ये? हाँ या ना? संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से थे? तो संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या संयुक्त प्रांत से था। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या संयुक्त प्रांत से था। 3 मेंबर महिला मेंबर है। कौन कौन? नायडू मेहता देशमुख, नायडू मेहता देशमुख, नायडू मेहता देशमुख। डन है ये? हाँ या ना? और इस प्रकार अच्छा, इसमें कौन कौन से मेंबर थे जिनको
जगह देने की कोशिश किया गया लेकिन जगह लिया नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ, वो कहा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर उन्होंने इसमें जगह नहीं लिया था। कहीं कहीं लिखा हुआ होगा, नोट्स में देख लेना, काम का चीज है। तो इस प्रकार संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, वो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, और उसी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। हरियाणा। और इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को ही ये भारत के प्रथम क्या हो गए? राष्ट्रपति हो गया। भारत में क्या सर्वोच्च है? तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या चलता है? संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। भारत में क्या चलता है? संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। भारत में क्या चलता है? संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या ना? और इसमें आरंभ में कुल कितना अनुच्छेद था? तो आरंभ में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। उम्मीद है कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में पूरी आ चुका होगा। हाँ या ना? तो अब तुम्हारे पास आ जाता है कि चलो ये लोग जो है मेंबर्स भारत का संविधान बना रहे हैं। भारत को आज़ादी मिल गई है 15 अगस्त 1946 को। भारतीयों ने अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, राष्ट्रपति बनाया 24 जनवरी। यही कारण है ना कि 26 जनवरी को झंडा तोलन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और आज़ादी के दिन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। एक के लिए हो गया लाल किला और एक के लिए हो गया इंडिया में राष्ट्रपति भवन के सामने पड़ता है जी। अब सवाल है कि इस बीच में शासन कौन किया? तो इस बीच में जो शासन किया वो कहलाया अंतरिम सरकार। क्या कहलाया? अंतरिम सरकार। जैसे नहीं कि घर से गार्जियन चल गया, तो गार्जियन चल गया तब तक घर का गार्जियन कौन? वो तू ही घर का गार्जियन, बड़ा भाई बहन। लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि वो वापस ना आ जाए। या मीनिंग यही है। अबे अंतरिम मतलब गाड़ी का स्टेपनी, स्टेपनी गाड़ी का चक्का पंचर होगा तब तक वो चलेगा। अंतरिम सरकार। अभी 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 मान लो कि चुनाव होना शुरू हो जाए, तो अभी जो सरकार होगा वो कहलाएगा अंतरिम सरकार। अब सरकार के थोड़ा कौन नाम दे दे? चाह रहा है कि मोदी जी की सरकार बोल दे, फलाना सरकार सब लिखाता है रहेगा सरकार। हम महात्मा बुद्ध की तरह कह के जाएंगे कि जो मैंने पढ़ा दिया वही काफी है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ना शुक्र मनाओ कि हाथ में डंडा नहीं है, जो शब्दों के वाम नहीं चलते, उसे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि फेवरेट हो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या ना? अब तुम्हारा इसमें जो आ जाता है, ध्यान दो कि ये तब तक के लिए जब तक कि भारत का संविधान पूरी बन के तैयार ना हो जाए और भारतीय उसको अपने अनुरूप लागू ना कर दे, तब तक के लिए जो सरकार होगी वही सरकार कहलाएगा अंतरिम सरकार। और इसी अंतरिम सरकार के सुप्रीमो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? ध्यान रखना, यही नेहरू में लटपटाएगा रे। नेहरू में ध्यान रखना, एक कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे। किसके? कार्यकारी परिषद के। किसके?
यहीं पर एक मेंबर आता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा कि नहीं, लेकिन कोई ये तो बतलाए कि राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल का मतलब होता है उन राष्ट्रों का समूह जिन राष्ट्रों पर कभी ब्रिटेन ने शासन किया था, उन तमाम राष्ट्रों के समूह को कहा जाता है राष्ट्रमंडल। नहीं देखते हो, कहता है राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है जी, तो राष्ट्रमंडल खेल का मतलब हुआ उन देशों का समूह जिसके ऊपर कभी ब्रिटेन की सत्ता थी। हरी आया, हाँ या ना। तो ये राष्ट्रमंडल के मामले को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए गृह मंत्री। वल्लभ भाई पटेल क्या हो गए, गृह मंत्री। तो नेहरू अध्यक्ष थे कि उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखना, उपाध्यक्ष है। पटेल क्या है, गृह मंत्री। पटेल क्या है, गृह मंत्री। पटेल क्या है, गृह मंत्री। पटेल क्या है, ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद है खाद्य और कृषि मंत्री। बेहद इंपॉर्टेंट, दो को जरूर दिमाग में रखना। पहला चौंकाने वाला चीज यही दिमाग में रखना, नेहरू अध्यक्ष नहीं थे, नेहरू उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो है गवर्नर जनरल जो था उस वक्त, गवर्नर जनरल क्या नाम, अरे माउंटबेटन, हाँ जी। पटेल गृह मंत्री हैं और मुस्लिम लीग के 5 मेंबर, मुस्लिम लीग के 5 मेंबर अंतरिम सरकार में मंत्री थे। मुस्लिम लीग के 5 मेंबर को मत रखना, लेकिन एक जरूर दिमाग में रखना, और वो है लियाकत अली। और यही वो लियाकत अली है जो स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना। नहीं जानोगे सीधे मारोगे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो दैट वाज गवर्नर नॉट प्राइम मिनिस्टर जी। ध्यान रखना, वित्त मंत्री कौन हो गया, लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन हो गया, लियाकत अली। लियाकत अली जी, लियाकत अली ये आ जाता है वित्त मंत्री। लियाकत अली आ गया किस मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री। गर्दा उड़ा के इसको पूछता है, आप बतलाओ मुस्लिम लीग में जो मेंबर हिंदू होगा वो अल्पसंख्यक आयोग कहलाएगा। पूछा हुआ सवाल है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, और दूसरा जो, हाँ इन इंटरिम गवर्नमेंट हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, अंग्रेजी बोले, हाँ लिया तो अब आगे तुम्हारा आता है कि मुस्लिम लीग का हिंदू अल्पसंख्यक प्रतिनिधि कौन था। तो वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधि में आता जोगेंद्र नाथ मंडल। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग का अल्पसंख्यक प्रतिनिधि कौन था, तो जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन था, जोगेंद्र नाथ मंडल। और ये थे विधि मंत्री। सब मत रखना यार, नहीं पगला जाओगे। जो काम का है देख लो, गारंटी दे रहे हैं, यही पूछता है। जोगेंद्र नाथ मंडल IAS में पूछता है। ये मुस्लिम लीग का मेंबर है बट हिंदू है। नहीं, इतना डेप्थ पूछेगा तो IAS बनाएगा कि मुस्लिम लीग में कौन कौन मेंबर था। कभी भी टेम्पो में ट्रक का माल लोड नहीं होता, टेम्पो हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। तो गृह मंत्री कौन हो गया यार, पटेल। सरकार का बिग बॉस भले नेहरू है लेकिन है उपाध्यक्ष। लियाकत अली हो गया वित्त मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल हो गए विधि मंत्री। और ये जो आ जाता है जगजीवन राम, ध्यान रखना, एक ऐसा लीडर यार जो ताउम्र शुरू से अंत तक लेबर मिनिस्टर रहे, और वो है कौन, जगजीवन राम। कौन है, जगजीवन राम। तो ध्यान रखना, ये अंतरिम सरकार का गठन का डेट गर्दा उड़ा के पूछता है। और वो आ जाता है 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। सरकार की वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रत्येक अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति इसी दिन बनाया जाता है। और इस प्रकार सरकार का गठन हो गया
ये सरकारें काम करती रही। 2 सितंबर 1946 से मतलब औपचारिकता भले 15 अगस्त 1946 को पूरा हुआ है, लेकिन भारतीयों ने अपना आंतरिक सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को ही कर लिया था। भारतीयों के हाथों में सत्ता की बागडोर आ चुकी थी। एक औपचारिकता को पूरा करना था, वो औपचारिकता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1946 को पूरा कर लिया गया। जय हिंद, जय भारत।